आज हम इंशाल्लाह यूनिट 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादातर थ्योरी से रिलेटेड है। सच कोई डिफिकल्ट या टफ नहीं है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 5 कोड 8594 फाइनेंशियल एसेट्स, सिक्योरिटीज एंड देयर वैल्यूएशन। फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज दोनों को हमने स्लैश डाल के यूज किया है। आपने इस बुक के स्टार्ट में ही फाइनेंशियल एसेट के बारे में पढ़ा था और उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो उसी में से ही हम आज एक टॉपिक फाइनेंशियल एसेट्स को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के अंदर हम ये देखेंगे कि कंपनी के पास एसेट्स, खास तौर पर फाइनेंशियल एसेट्स जो कि लैंड बिल्डिंग के अलावा वाले होते हैं। लैंड बिल्डिंग वगैरह को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्म में होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। इंस्ट्रूमेंट से मुराद शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इस तरह की चीजें। तो इस यूनिट के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स की डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं और फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं जब कंपनी उनको परचेज करती है, यानी कि उनमें जब इन्वेस्टमेंट करती है, तो कौन सी चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं। रिस्क, उनके परचेज करने में जो रिस्क अटैच होता है, उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। और इसके अंदर जो भी कंसेप्ट्स हैं, अगर आप उनको प्रैक्टिकल करना चाहें, उनका प्रैक्टिकल देखना चाहें, तो किसी हद तक वो आपको जरूर मिल सकता है। हमारे इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जी पहले एक डिमांड आ गई है जी के स्लाइड्स अपलोड करें, तो ये लें जी, इकरा बीबी। ये स्लाइड्स मैंने भेज दी हैं। अब आप यहाँ से जो है वो स्लाइड्स को देख लें। इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट we will be able to understand the definition and features of financial assets। फाइनेंशियल एसेट्स होते क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या है, और फिर फाइनेंशियल एसेट्स की डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स, और फिर फाइनेंशियल एसेट्स जो है उनके साथ जो रिस्क एंड रिटर्न का मामला है उसको देखेंगे। और फिर अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहें तो उसकी ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। सबसे पहले कल भी हमने डिस्कस किया था, एक बात माइंड में रखें कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इन्वेस्टमेंट इन शेप ऑफ शेयर्स, जिनको हम स्टॉक भी बोलते हैं, इन शेप ऑफ डिबेंचर्स,
in shape of preference shares, in shape of bonds, in shape of equity shares, किसी भी शक्ल में हो सकती है। तो एक कंपनी का दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना और उसके बदले में कंपनी को जो इंस्ट्रूमेंट एविडेंस के तौर पर कंपनी को मिलता है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में कंपनी को जो सर्टिफिकेट, जो एविडेंस, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलता है, जो ये जाहिर करता है कि इस कंपनी ने दूसरी कंपनी के अंदर शेयर्स की शक्ल में, डिबेंचर्स की शक्ल में, बॉन्ड्स की शक्ल में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस सर्टिफिकेट को, उस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को हम फाइनेंशियल एसेट कंसीडर करेंगे उस कंपनी के लिए जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना ये एक एसेट है। इन्वेस्टमेंट बजाते खुद एक एसेट है। अब वो इन्वेस्टमेंट चूंकि इन शेप ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स या सर्टिफिकेट्स की शक्ल में की जा रही है, इसलिए हम इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे और इसको हम सिक्योरिटीज भी कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एसेट या सिक्योरिटीज। तो इसका मतलब है फाइनेंशियल एसेट में दो चीजें आएंगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटीज। आवाज आ रही है साइका? चैप्टर 5 है और अभी हम उसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद पहली डेफिनेशन कराई है, और पहली डेफिनेशन किस चीज की कराई है कि फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? तो इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी इन another company in shape of financial instruments or securities is called financial asset। ये एक तारीफ जो है मैंने आपको लिख कर दी है। ये प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट लिखा आपने, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं एक आम सा बंदा हूं। आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर जो फाइनेंशियल एसेट का वर्ड यूज हो रहा है उसकी मैंने आप लोगों को तारीफ लिख कर भेजी है। हम आगे चलते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स, जब कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेती है तो जितनी रकम शेयर्स के ऊपर खर्च की, जितनी रकम डिबेंचर्स पे खर्च की, तो उन सर्टिफिकेट्स को कंपनी अपना एसेट शुमार करती है और उनको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखा जाता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हो, जैसे कि शेयर्स खरीदना, ठीक है, तो उनको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लिखते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो तो फिर हम उनको करंट एसेट में लिखते हैं।
तो यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना, दूसरी कंपनी में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो इसे हम फाइनेंशियल एसेट्स का नाम देते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं, इनके हमारे पास जो खसूसियात हैं इनकी उनको हम देखते हैं। इनकी जो वैल्यू है, फाइनेंशियल एसेट की जो वैल्यू है वो मार्केट और के हिसाब से देखी जाती है, और आमतौर पर वो सेल्डम स्टेबल होती है, और मार्केट कंडीशन के मुताबिक फाइनेंशियल एसेट्स की जो प्राइस है वो कम या ज्यादा होती रहती है, क्योंकि आपने शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद रखे हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता है। इनकी जो वैल्यूएशन है उसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। ये चीजें हम एक दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिडेम्पशन वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, पार वैल्यू। पार वैल्यू से मुराद उसकी असल कीमत, मार्केट वैल्यू से मुराद उसकी मार्केट में कीमत, और रिडेम्पशन से मुराद जब उसको वापस करेंगे उस वक्त उसकी क्या कीमत मिलेगी, रियलाइजेबल से मुराद उसको सेल आउट करने से क्या कीमत मिलेगी। फिर हम देखते हैं इसके ऊपर जो रिटर्न है। आपने बॉन्ड्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, आपने इस मकसद के लिए खरीदे कि आपको उनके ऊपर कोई मुनाफा, कोई सूद मिलेगा। उस मुनाफा या सूद को हम रिटर्न कहते हैं। तो जब तक वो प्रॉफिट, वो इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होगा, उस वक्त तक हम फाइनेंशियल एसेट्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मसलन कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी किसी और कंपनी में जो है वो शेयर्स की शक्ल में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसका मकसद क्या होगा कि डिविडेंड हासिल होगा, डिविडेंड हासिल होगा, यानी कि सालाना प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा मकसद क्या होगा कि जब उसी शेयर को मार्केट में सेल करेंगे तो वो अपनी असल कीमत से ज्यादा पर भी सेल हो सकता है, तो हमें वहां से भी कैपिटल गेन हासिल होगा। इसी तरह जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, हम उनका रेट ऑफ रिटर्न चेक करते हैं कि इनके ऊपर हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो मुख्तलिफ, जब भी आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। कई किस्म के रिस्क जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, यानी हो सकता है शेयर की प्राइसेस डाउन चली जाए, मार्केट क्रैश कर जाए, और आपको जो है कंपनी से ओरिजिनल अमाउंट भी ना मिले, और आपको वेट करना पड़े प्रॉफिट। तो इसे हम रिस्क, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट जहां मौजूद है वहां पे नुकसान का खतरा भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क से खाली नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम उनकी वैल्यूएशन करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की, कि आया कि हमें वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो जो रकम हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या शो करेंगे। और चूंकि इन्वेस्टमेंट करने वाली भी कंपनी है तो उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश कराना होता है पब्लिक के लिए, इसलिए उसके अंदर उनका लिखना जरूरी है। तो अगर उनकी वैल्यू मार्केट में कम हो चुकी हो तो आप उनको रिटर्न डाउन भी कर सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्म एविडेंस हो तो उनकी प्राइसेस मार्केट में कम है, और अगर उनकी प्राइसेस जो है
वो मार्केट में ज्यादा है, ठीक है, तो आप उनको मार्केट प्राइस से भी लिख सकते हैं। तो विच एवर इज लोअर वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है, जो कम प्राइस हो वही लिखी जाएगी, यानी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस प्राइस को लिखा जाएगा। इसलिए बैलेंस शीट में उनकी जो करेक्ट वैल्यू है वो लिखी जाती है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है हम उनकी वैल्यूएशन करें। जी आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन। जी नमाज ब्रेक अभी देंगे। टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये वैल्यूएशन पर्पस के हिसाब से, यानी जब उनकी वैल्यू करते हैं तो हमें उनकी क्लासिफिकेशन नजर आती है। और ये क्लासिफिकेशन दो ग्रुप्स में है। ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स जिनके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न हो, और ऐसे दूसरे वो हैं जिनके ऊपर वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न हो। मसलन डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं या फाइनेंशियल एसेट हैं कि जिनके ऊपर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। चाहे दूसरी कंपनी को प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो जाए, आपको ये इंटरेस्ट और ये प्रॉफिट मिलेगा। अब इसके अलावा जो दूसरे होते हैं, इक्विटी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स, कॉमन शेयर्स या कॉमन स्टॉक, उनके ऊपर डिफरेंट डिविडेंड रेट सप्लाई होते हैं हर साल कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक। इसलिए उनका जो रिटर्न है वो वेरी करता है ईयर टू ईयर। तो इसका मतलब दो ग्रुप्स बन गए, जिनका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हो और जिनका वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम इनकी जब वैल्यूएशन करते हैं तो हम इन दोनों को, इन पॉइंट्स को सामने रखते हैं। अब हम देखते हैं रिटर्न है क्या। मनी जो है वो एक इकोनॉमिक सोर्स है, यानी पैसा बिजनेस के लिए ऐसे है कि जैसे बिजनेस की मशीनरी है, यानी मशीनरी से कारोबार चलता है, इसी तरह पैसे से भी कारोबार चलता है, यानी नगद कैश। तो जैसे कि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर जो कैपिटल है वो हमारा पैसा है। तो उस उस रकम को जो हमारे पास नगद की शक्ल में मौजूद हो, तो हम उस रकम को किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट करने को फाइनेंशियल एसेट कहा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अब उसका रिटर्न कितना है, आया कि वो रकम बिजनेस में यूज होनी चाहिए या फिर उस रकम को किसी और कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है रियल एस्टेट की मिसाल अगर एक माइंड में रख ले कि अगर आप के पास कुछ रकम है और आप उससे कोई दुकान खरीद लें या आप उस रकम को बिजनेस में लगा लें। दुकान खरीद लेंगे तो उससे आपको फिक्स्ड रेंट जो है वो मिलेगा, वो एडवांस की शक्ल में भी मिल सकता है। या अगर आप उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उस रेंट से बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या कम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न को माइंड में रखा जाता है, यानी उनसे फायदा कितना हासिल होगा, डिविडेंड कितना हासिल होगा, या अगर खुद बिजनेस में लगाए तो वहां से कितना हासिल होगा। तो इन दोनों चीजों को कंपेयर किया जाता है। हाँ जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आई।
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में इनकी वैल्यूएशन के बारे में जो है वो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इन्हीं रूल्स के तहत इनकी वैल्यूएशन की जाती है, फार्मूलाज यूज किए जाते हैं और फार्मूलाज के जरिए जो है वो इनकी वैल्यूएशन की जाती है, और ये जो वैल्यूएशन होगी वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS के मुताबिक होगी। देखिए जी, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है बुक वैल्यू। ठीक है, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी हुई है, और जो मार्केट वैल्यू, तो आमतौर पर कास्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, कास्ट और बुक वैल्यू पे लोअर, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें उनकी मार्केट प्राइस देखी जाती है। मार्केट में प्राइस ज्यादा हो तो आप एप्रिसिएशन वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट में प्राइस कम हो तो आप डेप्रिसिएबल वैल्यू लिख सकते हैं। कास्ट और बुक वैल्यू सेम नहीं होती, कास्ट प्राइस और होती है और बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर जी, आगे चलते हैं। रिटर्न के बारे में हमने पढ़ा कि जो भी सिक्योरिटीज हम बाय करते हैं तो हम उनका रिटर्न जो है वो माइंड में रखते हैं कि इनके ऊपर हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो जब भी कोई बिजनेस यूनिट जिसके पास फंड्स मौजूद हो तो वो इस बात को देखेगा कि रेंटल वैल्यू ऑफ मनी, यानी रकम को अगर हम किसी और को उधार दे दें तो हमें कितना रिटर्न मिलता है, और अगर हम उस रकम को बिजनेस में लगा दें तो कितना मिलता है। तो इन दोनों चीजों को कंपेयर किया जाता है। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक इन्वेस्टर के लिए टोटली रिस्क फ्री को वो डिमांड करता है, यानी रिस्क फ्री जो है वो रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए जिसके साथ रिस्क अटैच ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, कुछ सूरतें ऐसी हैं जहां पर रिस्क फ्री रिटर्न होता है, यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट को लोन दे रखा है तो वो रिस्क फ्री है, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रखे हैं तो वो रिस्क फ्री हैं, उन पर हर सूरत आपको जो है वो प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनके ऊपर भी रिस्क फ्री रिटर्न होता है। तो कंपनसेशन फॉर द रिस्क ऑफ लैंडिंग, और वो रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हो सकता है, और रिस्क ऑफ मेच्योरिटी हो सकता है, और रिस्क ऑफ लिक्विडिटी भी हो सकता है। रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, आपको पता है कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट है उससे आपकी मनी वैल्यू जो है वो डी वैल्यू हो जाती है, इसे हम रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। इस तरह रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई तो उससे उससे भी आपका जो है एक रिस्क इन्वॉल्व हो गया। रिस्क ऑफ मेच्योरिटी ये है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट खरीद रखा है उसको कंपनी जो है मिच्योर कर दे, यानी उनको उसकी या डेट ऑफ मेच्योरिटी आ जाए तो अब आपको मजीद रिटर्न नहीं मिलेगा। इसी तरह रिस्क ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि वो बॉन्ड या सिक्योरिटी या शेयर अगर फौरन रीसेल हो सकता हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी लिक्विडिटी मौजूद है। लेकिन अगर वो मार्केट में सेल आपकी तरफ से दोबारा सेल करने की कोशिश के बावजूद सेल ना हो तो इसका मतलब है उसके साथ रिस्क ऑफ लिक्विडिटी जो है वो अटैच हो गया है।
अब हम इसके बाद जो है वो रिस्क एंड रिस्क प्रीमियम स्टार्ट करेंगे। रिस्क एंड रिस्क प्रीमियम। तो अभी हम जो है, जी मैंने विच एवर इज हायर नहीं कहा था, मैंने कहा था विच एवर इज लोअर। और आमतौर पर उनकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाती है और उसी कीमत पर उनको दर्ज किया जाता है। और उनकी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्स्टली जब हम परचेज करते हैं तो उनको उसको भी लिखा जाता है। चले जी, नमाज ब्रेक और टिल 9:25। इसके बाद हम इंशाल्लाह दोबारा क्लास लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। रिस्क एंड रिस्क प्रीमियम।
अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ओके। जी। मैं अपनी तरफ से बोल रहा था और मैं आपके मैसेज देख रहा था कि आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही। इसलिए मैं बार-बार चेक कर रहा था, लेकिन मेरी तरफ से माइक भी ऑन था, सारा कुछ ठीक था और जिसकी वजह से मुझे मीटिंग डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट होना पड़ा, तो आवाज़ अब आई है आप लोगों को। तो स्लाइड्स भी दोबारा लगाना पड़ेंगी क्योंकि मीटिंग को डिस्कनेक्ट करना पड़ा। जी, रिस्क रिस्क के बारे में हम बात कर रहे थे। रिस्क से जुड़ी जो चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना जो है, ये रिस्क फ्री भी हो सकता है, ये रिस्क प्रीमियम भी हो सकता है। तो हम मुतलका स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। रिस्क एंड रिस्क प्रीमियम, जब हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न जो कि एक इन्वेस्टर चाहता है, उसके अंदर 2 बेसिक एलिमेंट्स वो देखता है, एक रिस्क फ्री रेट और प्रीमियम फॉर रिस्क। यानी कि इन दोनों रेट्स को वो सामने रख के डिसीजंस करता है। तो रिस्क फ्री से सिंपली मुराद ये है कि जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। दूसरा जो रिस्क प्रीमियम है, तो रिस्क प्रीमियम जिसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो इन्वेस्टर ने इन दोनों को सामने रख के डिसीजन करना होता है। तो रिस्क प्रीमियम जो है, इसको हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं आपके लिए। तो रिस्क प्रीमियम की जो डेफिनेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि रिस्क प्रीमियम इज द इन्वेस्टमेंट रिटर्न on an investment expected to yield in excess of the risk-free rate of return. Expect to be compensated for the risk they undertake when making an investment. This comes in the form of a risk premium. तो ये रिस्क प्रीमियम की डेफिनेशन है। और रिस्क जो प्रीमियम है, इसका जो फार्मूला है, अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें, तो इसका फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है। तो ये फार्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू ई आर माइनस आर एफ। ई आर से मुराद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और आर एफ से मुराद रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये इसका फार्मूला है और इस फार्मूला के अंदर अभी मैंने बता दिया कि ई आर से मुराद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है और आर एफ से मुराद रिस्क फ्री रिटर्न है। और इसी तरह जो रिस्क प्रीमियम है, इससे जुड़ी बातें कि देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ रिस्क सच एज फाइनेंशियल रिस्क। मिसाल के तौर पर
जी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट वाला नहीं होगा, यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आप हिस्टोरिकली चेक करते हैं, उस कंपनी की हिस्ट्री को चेक करते हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इतना रिस्क जो है रेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था डिविडेंड, जब हम पढ़ रहे थे, तो एक्सपेक्टेड ये आपके एक्सपेक्टेशन पे होगा, मार्केट में क्या होता है वो बाद में पता चलेगा। तो रिस्क कौन कौन से अटैच्ड होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क, फिजिकल रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, और इससे पहले भी मैंने इन्फ्लेशन रिस्क वगैरह और मेच्योरिटी रिस्क ये तमाम जो है रिस्क अटैच्ड होते हैं। यस, ये नोमान ने जवाब दिया है इंग्लिश में, वही बात जो मैंने आपको उर्दू में बताई है। तो इन्फ्लेशन रिस्क को अगर आप समझना चाहें तो, अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए हूं और अगर आप किसी को 1 ईयर के लिए लोन दे, एडवांस करें, लोन दें, और जिस टाइम आप लोन दे रहे हैं, लेट अस सपोज 1 जून 2016, तो उस वक्त सोने की जो कीमत है वो 4000 पर ग्राम, यानी 1 ग्राम सोना जो है वो 4000 रुपए का हो। तो अगर वो 1 साल के बाद उसको रकम वापस करता है, यानी कि 30 मई 2017 को, तो वो रकम उसकी उस वक्त वो परचेजिंग पावर नहीं रखती होगी जो उस रकम की परचेजिंग पावर जून 2016 में थी, यानी 1 साल पहले थी। उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए हम सोने के रेट को चेक करेंगे कि उस वक्त सोने का रेट था 4000 रुपए पर ग्राम, और सपोज करते हैं कि जिस वक्त उसने रकम वापस की, गोल्ड की प्राइस 31 मई 2017 को 4160 रुपए पर ग्राम है। साफ ज़ाहिर है गोल्ड की प्राइस में इजाफा हो चुका है 1 साल के अंदर। तो अगर वो उस वक्त ये सोना खरीद लेता बजाय कर्ज देने के, अगर वो उस वक्त ये सोना खरीद लेता तो उसको 250 ग्राम जो है वो गोल्ड हासिल होता। और अगर वो आज इस सोने को खरीदेगा तो वो 240.38 ग्राम, इसका मतलब है आज उसका जो पैसा है वो डी वैल्यू हो चुका है। तो ये है इन्फ्लेशन रिस्क, कि जो मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो बाइंग पावर है, परचेजिंग पावर है, उसको कम कर देता है। तो इस रिस्क को भी इन्वेस्टर्स जो है वो सामने रखते हैं। जी यासिर खान, मैंने आपका मैसेज आप पढ़ा है और आपको उसका आंसर भी मिल चुका है।
नेट वर्थ जो है वो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद बिजनेस की जो रिमेनिंग एसेट्स की वैल्यू बचती है, हम उसे बिजनेस की नेट वर्थ का नाम देते हैं। ये आंसर जो है ये आपको दिया गया है। और वैसे नेट वर्थ के लिए मुख्तलिफ जो है वो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। आपके जो गिवन वैल्यूज हैं वो उस फार्मूला में अगर हम पुट करें तो हमें वो मालूम हो सकती हैं। 8 लाख देखें, दो सेंस में इस्तेमाल हो सकता है नेटवर्थ। जैसे अली अजमत ने बताया, इन्होंने नेट एसेट मालूम की अली अजमत ने, ठीक है। और वर्थ का मीनिंग होता है कि टोटल आपके पास एसेट्स कितने हैं। जी यासिर, आपको बात समझ आई? आप के इस क्वेश्चन को जो है वो डीपली पहले नेट वर्थ बिजनेस की, आमतौर पर हम उसकी जो वर्थ होती है बिजनेस की और वो उसके एसेट्स होते हैं। तो और इक्विटी साइड में जो करंट लायबिलिटीज होती हैं वो मैनेज की जाती हैं, इक्विटीज को मैनेज नहीं किया जाता नेटवर्थ में। तो चूंकि आपका क्वेश्चन भी थोड़ा सा नामुकम्मल सा है, इसलिए इसको के लिए पहले आपको फार्मूलाज वगैरह जो है वो देखना पड़ेंगे, फिर उसके मुताबिक क्वेश्चन बनता है और फिर उसका आंसर आता है। कंसेप्ट यही होता है जो मैंने आपको बताया है। इसी तरह डिफॉल्ट रिस्क के बारे में भी आपको एक एग्जांपल एंड पे इसी चैप्टर के इसी यूनिट की स्लाइड्स के एंड में दी गई है। जैसे इन्फ्लेशन रिस्क की मैंने मिसाल दी, इसी तरह डिफॉल्ट रिस्क की भी एक एग्जांपल दी गई है कि बैंक्स जो हैं वो जब भी लोन देते हैं तो जो बारवर होता है वो उसका डिफॉल्ट चेक करते हैं कि ये बंदा डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, ठीक है। अगर वो डिफॉल्टर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका हो तो बैंक उसको लोन ही नहीं देते। और अगर बारवर जो है वो बैंक को ये मालूम हो, श्योर हो कि इससे हमें एक्चुअल अमाउंट विद इंटरेस्ट वापस आ जाएगी, ठीक है, तो वो फिर रिस्क फ्री होता है। जैसे गवर्नमेंट को बैंक्स कर्ज देते हैं तो गवर्नमेंट उनको, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने तो वापस करना है, स्टेट बैंक की गारंटी हो जाती है, तो इसलिए वो रिस्क फ्री होते हैं। और जो एक कॉमन मैन है या बिजनेसमैन है, जब वो बैंक से कर्ज लेता है तो बैंक अपना डिफॉल्ट रिस्क रेट भी साथ अटैच कर देता है और इसी बेस पर बैंक्स के बैड डेट्स बनते हैं। यानी बैंक्स ये देखते हैं कि इतनी रकम पिछले साल, इतनी रकम इससे पिछले साल जो है हमारी रसीवेबल जो है वो वसूल नहीं हुई थी, तो वो उसका परसेंटेज बना लेते हैं और वो बैड डेट्स की शक्ल में रिजर्व उसका रखा जाता है। तो ये डिफॉल्ट रिस्क भी साथ अटैच होता है। हमारा ये टॉपिक
कंप्लीट हुआ। हाई हाई द रिस्क हाई द रिटर्न, और लोअर रिस्क लोअर रिटर्न, ये भी होता है। पाकिस्तान में तो जो हो रहा है वो एक अलग बात है। बिजनेस की बात की जाए तो लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये फार्मूला जो है वो फाइनेंस में यूज होता है। अभी हमारे पास कल की तरह पौना घंटा फिर बाकी है। हम यूनिट नंबर सेकंड लास्ट, यानी 8वें यूनिट को हम स्टार्ट करने लगे हैं, ताकि कल लास्ट डे होगा तो हम जितना कुछ इस यूनिट का और जितना कुछ यूनिट नंबर 9 का होगा, इन दोनों को पढ़ के मुकम्मल करेंगे। मैं स्लाइड लगाने लगा हूँ, तो प्लीज वेट फ्यू से फ्यू मिनट्स। नेटवर्क भी इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाता है। यूनिट नंबर 8 की जो स्लाइड्स हैं वो मैंने अपलोड की हैं, अभी आप लोगों के सामने शो हो जाएंगी यूनिट नंबर 8 की स्लाइड्स। जी देखें जी, चैप्टर्स सिर्फ 9 ही होते हैं और स्लाइड्स में तो वो मजीद सुकड़ जाते हैं, तो इसलिए तमाम ही चैप्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो किसी को भी मैं लेस इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा। तो आपने कोशिश करनी है, आपने सब यूनिट्स को ही पढ़ना है। अभी मेरी तरफ से जो रिप्लाई है वो रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, यानी कि रिप्लाई नहीं हो सकता। इकरा, आपकी बात मैंने पढ़ ली है, तो जो ही रिप्लाई मेरी तरफ से रिस्ट्रिक्टेड होगा, रिस्ट्रिक्टेड ख़त्म होगा, तो मैं आपको अटैच करता हूँ फाइल। इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस यूनिट के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये वेरी सिंपल यूनिट है, वेरी सिंपल। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। बिजनेस या अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग खास तौर पर जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हम ये टॉपिक उनको ज़रूर पढ़ाते हैं। तो इस यूनिट के बाद आई होप आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक्सपेंडिचर की नेचर को, एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन को समझें, और उनकी टाइप्स को समझें, और उनकी रीजंस को समझें, एग्जांपल्स को समझें, और उनके साथ रिस्क अटैच जो होते हैं एक्सपेंडिचर के साथ उनको समझें। और फिर हमने ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डिसीजन और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वो कैसे की जाती है। देखिए जी, बिजनेस जितने भी पेमेंट्स करता है उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। बिजनेस जितनी भी
मेरी तरफ जो है वो बार बार एक इशू आ रहा है। अभी हम दोबारा देखते हैं कि स्लाइड्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? इस टाइम मेरे रूम में तो कोई नहीं है। औरत तो क्या, कोई और मर्द भी नहीं है मेरे सिवा। तो आप लोगों को पता नहीं औरत की आवाज़ कहाँ से आ गई। जी आवाज़ आ रही है? ओके जी, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि बिजनेस जो भी पेमेंट्स करता है, उन पेमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। नंबर वन, वो पेमेंट्स जो बिजनेस रूटीन मैटर्स अपने ऑपरेशन के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस के रूटीन की सरगर्मियों के लिए पे करता है, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे सैलरीज, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ऑन रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मुलाजमीन की तनख्वाह, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, उसके बाद इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स। ये वो अखराजात हैं जो बिजनेस की रूटीन के खर्चे हैं, जो हर वक्त बिजनेस को देना पड़ते हैं। इनमें से कुछ खर्चे डेली, कुछ मंथली, कुछ जो है वो एनुअली होते हैं। इस तरह की पेमेंट्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और इनके मुकाबले में कुछ ऐसी पेमेंट्स भी होती हैं। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, इन्हीं को बिजनेस में एक्सपेंस कहा जाता है। एक्सपेंसेस, अखराजात। जबकि इसके मुकाबले में कुछ ऐसी भी पेमेंट्स हैं कि जो कभी कभार की जाती हैं। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कभी कभार, यानी कि नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, बार बार अदा ना की जाती। ठीक है जी। नॉन रिकरिंग इन ऐसी पेमेंट्स जो कभी कभार की जाती हूँ, नॉन रिकरिंग हूँ, उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंसेस नहीं कहलाते। ठीक है, क्योंकि इनके बदले में जो हमें बेनिफिट मिलता है, इनके बदले में जो हमें चीज हासिल होती है, जो फायदा हासिल होता है, वो लंबे अरसे तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए हम इनको एक्सपेंसेस की बजाय एसेट्स में शुमार करते हैं। यानी इन इन एक्सपेंडिचर्स को एसेट्स शुमार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीनरी, इसी तरह परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ
preliminary expenses, goodwill cost, वगैरह वगैरह। जी, ये वो तमाम पेमेंट्स हैं जिनका हमें फायदा लंबे अरसे तक हासिल होता है। हाँ जी, बात समझ आ रही। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप जरा सुनेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस and are shown in income statement। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्लियर जी। जी, मोबाइल फोन अगर आपने मोबाइल फोन रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा तो फिर वो आपका एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर जी। तो यहाँ तक समझने के बाद हम आगे चलते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जब हम उनके अंदर रकम खर्च करते हैं तो हम उसको कैपिटल प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स खरीदना, या फिर उसके मुकाबले में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना। यानी अगर कंपनी चाहे तो फिक्स एसेट्स भी खरीद सकती है, चाहे तो कोई प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर सकती है। तो इसलिए कैपिटल प्रोजेक्ट से मुराद ये होगा कि सेट और कलेक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स वगैरह की परचेज या उनकी सिलेक्शन या उनकी कलेक्शन, ये कैपिटल प्रोजेक्ट्स कहलाएगी, जिसके पीछे एक खास मकसद हो। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है, तो उसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, प्लांट वगैरह, मशीनरी वगैरह, जमीन की, और उसके बाद बाकी जो फर्निशिंग वगैरह होगी, मोटर व्हीकल्स होगी। तो वो तमाम इन्वेस्टमेंट
उस तमाम इन्वेस्टमेंट का मजमूआ जो फिक्स एसेट्स, उन फिक्स एसेट्स के लिए की जाएगी जो कि एक प्रोजेक्ट से ताल्लुक रखते हों, तो उसे हम कैपिटल प्रोजेक्ट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहेंगे। हाँ जी, क्लियर। यानी एक तो होता है इंडिविजुअल एसेट खरीदना, जैसे बिजनेस को कोई मशीनरी जरूरत है तो एक मशीनरी खरीद लेना बिजनेस की। लेकिन जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो और उस प्रोजेक्ट के लिए पहले ये देखा जाए कि हमें कौन कौन से एसेट्स चाहिए, तो फिर उन एसेट्स के लिए रकम इन्वेस्ट करना, इट इज नोन एज कैपिटल प्रोजेक्ट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए फिर बजटिंग की जाती है, यानी कि प्लान किया जाता है इन्वेस्टमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर में या कैपिटल प्रोजेक्ट्स में। तो वो जो प्लान है वो कैपिटल बजटिंग है। हर साल कंपनी जो है वो अपने जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि रोजमर्रा का उसका जो सालाना बिजनेस होता है, वो उसमें से न्यू एसेट को परचेज करने के लिए कुछ ना कुछ रकम जो है वो सेट असाइड करती है, साइड पे रख, और न्यू, ताकि न्यू प्रोडक्टिव यूनिट्स या न्यू प्लांट्स या न्यू प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाए। कुछ केसेस में फंड्स जो है वो कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी के पास अपने ही ऑपरेशन से निकाले हुए मौजूद होते हैं। अदरवाइज कंपनी को उन फंड्स के लिए आउटसोर्सिंग करना पड़ती है, बाहर से लेना पड़ता है, लोनिंग करना पड़ती है, बैंक से लोन ले लेती है, या कुछ बॉन्ड्स वगैरह जारी करके पैसे हासिल किए जाते हैं। तो कैपिटल बजटिंग जो है वो दरअसल एक डिसीजन है किस चीज के बारे में, रेजिंग ऑफ नीडेड फंड्स, जो फंड चाहिए, जरूरत है उनकी रेजिंग करना, यानी उन फंड्स को इकट्ठा करना, और फिर उन फंड्स को कैपिटल प्रोजेक्ट में लगा के, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट करना। तो फंड्स का इकट्ठा करना और उसको कैपिटल प्रोजेक्ट में लगाना, ये दोनों चीजें कैपिटल बजटिंग में आएंगी। उसके बाद रीजंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। मसलन मशीनरी वगैरह रिप्लेस करानी पड़े तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ते हैं, या मशीनरी वगैरह की कैपेसिटी को इन्हांस करना हो, उसकी प्रॉफिट एबिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना हो तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ते हैं। या इसी तरह माल तिजारत की डिलीवरी वैन चाहिए हमें, तो जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर हम वो डिलीवरी वैन किसी और से रेंटेड लेते हैं तो वो ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, जबकि अगर हमारी अपनी डिलीवरी वैन हो तो उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो कॉस्ट को कम करने के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। इसी तरह कुछ जो है हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस भी हैं, मुआशरती जिम्मेदारियां, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि अपनी कैंटीन्स वगैरह पर फर्नीचर वगैरह लगवाना जरूरी होता है, या एसी वगैरह फिट कराना, तो इसके लिए भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता। कैपिटल एक्सपेंडिचर की इंपॉर्टेंस ये क्यों जरूरी है। देखिए जी, जब तक बिजनेस में एसेट्स नहीं होंगे तो बिजनेस तो रन ही नहीं कर सकता। एसेट्स खरीदे ही इसीलिए जाते हैं कि वो बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो अहमियत का पॉइंट है वो ये है कि फिक्स एसेट्स की अवेलेबिलिटी करना कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुमकिन है। इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, अगर हमारे पास मशीनरी मौजूद है, पुरानी हो चुकी है, अब उसकी प्रोडक्टिविटी कम है या वो क्वालिटी सही नहीं दे रही, जिससे हमारे प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है, तो हम उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, दौर जदीद के मुताबिक उसको करने के लिए, और फिर उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ने की वजह से हमारे प्रॉफिट में भी इजाफा होगा, तो ये भी एक रीजन हो सकती है।
इसी तरह कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यानी कंपनी के मुकाबले में और कौन लोग हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो क्या कुछ बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी और प्राइस क्या है। तो उनको compete करने के लिए भी कंपनी को अपनी मशीनरी में, अपने फिक्स एसेट्स में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ती है ताकि अपने कंपिटिटर्स का मुकाबला किया जा सके। तो इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी हेल्प करते हैं इस मामले में। इसी तरह अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, फिक्स एसेट खरीदना, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसका जो फायदा है वो कई अरसे तक कंपनी को मिलेगा। बेटर मॉडल्स, अगर उसका बेहतर मॉडल ले लिया जाए मार्केट में जो कि आ चुका हो, तो इससे कंपनी की पोजीशन मार्केट के मुताबिक, मार्केट स्ट्रेटेजी के मुताबिक चेंज हो जाती है। तो कंपनी जो है वो डिमांड पैटर्न को भी चेंज कर सकती है। तो इसी तरह फिक्स एसेट्स को बेचा नहीं जाता, वो बिजनेस में यूज करने के लिए होते हैं। और उसके बाद ऑल फैक्टर्स की हम डीपली स्टडी करते हैं कि हमें रकम को किस की तरफ ज्यादा खर्च करना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ या उसके मुकाबले में रॉ मटेरियल या एसेट्स। तो कोई भी कंपनी की कमिटमेंट होती है तो कंपनी उसके मुताबिक अपने एसेट्स खरीदारी करती है। उसके बाद है जी कॉस्ट ऑफ फंड्स। देखिए जी, परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट्स के लिए हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, लागत देना पड़ती है। मसलन 5 लाख का एसेट खरीदा तो इसका मतलब है 5 लाख उस एसेट की कॉस्ट है और उससे हमें फायदा हासिल होगा। ठीक है, और वो जो फायदा होगा वो उस 5 लाख से कहीं ज्यादा होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो बेनिफिट है, जो रिटर्न है फिक्स एसेट का, वो हायर देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, जो कि उसकी परचेज में पैसा खर्च हुआ और जो उसकी परचेज करने के बाद जो पैसा हासिल होगा, तो हासिल होने वाले पैसा लगाए गए पैसे से मुकाबले में ज्यादा जो है वो दिखाई देता है। और इसी तरह इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेसिस ऑफ डिसीजन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोसेस, सबसे पहले जब भी हमने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज करना है, हम उसकी प्रपोजल बनाएंगे। जो हमारे मैनेजर्स होंगे या जिस डिपार्टमेंट में वो हमें चाहिए होगी, वो उसकी प्रपोजल बनाएंगे। फिर हम उसके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, मसलन मार्केट में वो चीज अवेलेबल है, किस किस के पास अवेलेबल है और कौन से सिटीज में अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसको हम सामने रखते हैं। फिर वो जो प्रपोजल होती है उसका हम जायजा लेते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, यानी उसको खरीदने का डिसीजन लेते हैं। और फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसका एक ऑडिट करते हैं कि हमारा ये जो डिसीजन था वो ठीक था या नहीं था। ये इसका प्रोसेस है जी। कैपिटल प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन जो है, कैपिटल प्रोजेक्ट्स की जो इवैल्यूएशन है, उसके लिए हम उसका प्रॉफिट देखते हैं कि उस कैपिटल प्रोजेक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हो हासिल होगा। और ये मेथड जो है ये उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की वायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो चेक करता है। यानी कि
इवैल्यूएशन मेथड जिसमें प्रॉफिट को बेस बनाया जाए, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड को यूज करके इसे हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का पहला तरीका कहते हैं, दैट इज प्रॉफिट बेस्ड। दूसरा, इस तरीका में हम ये देखते हैं कि सिंपली कैश फ्लो, यानी उसके बदले में हमें कैश वापस कितना मिलेगा या डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना होगा, ये मेथड कैश फ्लो मेथड कहलाता है। तो इस मेथड में हम सिंपल कैश फ्लो कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम उसका पे बैक पीरियड भी यूज करते हैं कि कितने पीरियड में वो रकम हमें वापस मिल जाएगी। इस तरह डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, इसमें एब्सोल्यूट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इस्तेमाल होता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी यूज हो सकता है। कैश फ्लो बेस्ड मेथड ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए कैश फ्लो जनरेटेड बाय देम, ये मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर इस तरीके के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इस मेथड में हम उसके एनुअल प्रॉफिट की बजाय हम ये देखते हैं कि उसका नेट कैश फ्लो हमारे पास कितना आ रहा है, यानी वो हमें कितना कुछ कमा कर दे रहा है, वो देखते हैं। इसी तरह भी मैंने बताया पे बैक मेथड के दिस इज सिंपलेस्ट कैश फ्लो बेस्ड मॉडल है ये। इसमें हम ये आंसर करते हैं कि हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल टेक टू पे इट्स कॉस्ट बैक, यानी ये अपनी लागत को कितने अरसे में पूरा कर लेगा। और इसके लिए जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले फोरकास्टिंग की जाती है। फोरकास्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि उसका कैश फ्लो एक्चुअल कितना होगा, जो हमें कितना कैश फ्लो लगाना पड़ेगा, और इनिशियली उस प्रोजेक्ट्स का कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में कितना होगा और आने वाले सालों में कितना होगा। और फिर हर साल के आखिर पर हम उसका अकामुलेटेड कैश फ्लो चेक करते हैं। तो नेचुरली एट द एंड ऑफ ईयर जीरो, पहले साल में उसको जीरो शुमार करते हैं क्योंकि पहले साल का स्टार्ट जो होता है वो जीरो से हम शुमार करते हैं, और एंड ऑफ द ईयर जब पहला साल एंड होता है तो नेगेटिव पोजीशन रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो। फिर जब पहला साल एंड हो जाता है तो उस वक्त उससे हमें कैश फ्लो हासिल होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो रकम जो है वो कैश इनफ्लो की शक्ल में हम अपने पास दर्ज करते हैं। इसी तरह पॉइंट ऑफ टाइम भी देखा जाता है कि नेट नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, इसको पे बैक पीरियड कहते हैं। अभी मैं इससे पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसी तरह नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू का, यानी कि मेथड के जो प्रोजेक्ट के ऊपर हम रकम लगा रहे हैं, ठीक है, उस का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी होगी, और उसके लिए वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो हमने कल परसों इस्तेमाल किया था कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, इनको हम इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब होगा कि जो पेएबल ऑफ अर्निंग्स हैं वो हायर देन द कॉस्ट है, यानी कि हमें जो पैसा वापस मिल रहा है वो उसकी कॉस्ट से उसका रेट ज़्यादा है, रेशो उसकी ज़्यादा है। तो ये 20 स्लाइड्स इसकी मैंने कराई हैं, और 4 स्लाइड्स इंशाल्लाह कल करेंगे क्योंकि हमारे पास कल भी पूरा टाइम होगा, और हमारा सिर्फ एक यूनिट जो है वो रह गया है जिसको हम कल इंशाल्लाह करेंगे। तो ये अटैचमेंट मांग रही थी तो मैं अटैचमेंट इस यूनिट की कर देता हूँ। ये यूनिट नंबर 8 था, और अगर इसको मुकम्मल भी कर लें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि अभी टाइम जो है वो मौजूद है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड कल कल भी आपको बताया था, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें जब वो प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी स्टार्टिंग में जीरो होती है तो उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न
जो है प्रोजेक्ट का, उसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। दूसरे लफ्जों में, अगर वो डिस्काउंट अ प्रोजेक्ट कैश फ्लो एट इट्स आईआरआर, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट फ्यूचर कैश इनफ्लो विल बी इक्वल। यानी जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू और उसकी फ्यूचर कैश इनफ्लो जो है वो इक्वल हो जाए, तो हम उसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और उसके बाद इसकी समरी है जी। यानी आज का जो कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किया, तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे पहले एक्सपेंडिचर, उसके बाद उसकी हमने दो कैटेगरीज बनाई, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनको कैपेक्स लिखा जाता है, CAPEX, कैपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स लिखा जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ये टॉपिक जो है हमने मजीद फिर आगे से डिस्कस करना है। इसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की टाइप्स आपको पढ़ाई, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो दी, और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल बजट या कैपिटल प्रोजेक्ट्स को पढ़ा, और कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल बजटिंग होती है, और फिर हमने इनकी इवैल्यूएशन के कुछ मेथड्स पढ़े। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो यूनिट है ये मुकम्मल ही हमने पढ़ लिया है। इसमें कुछ जो मेथड्स हैं वो आपने अगर प्रैक्टिकल करना चाहें कि उनकी इवैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं वो आप प्रैक्टिकल, इस स्लाइड्स में उनका क्वेश्चन वगैरह नहीं है, आप बुक से अगर उनका प्रैक्टिकल देखना चाहें आईआरआर से रिलेटेड या नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, तो आप वहां से इनको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। जी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों का ये फर्स्ट सेमेस्टर है ना? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके। ये फर्स्ट सेमेस्टर है, आप लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना होगा, आप परेशान भी होते होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम और फिर फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन जो है वो वर्कशॉप भी ले रहे हैं, आपकी असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन है, क्विज भी ऑनलाइन है। तो फेस टू फेस से जब बंदा ऑनलाइन की तरफ आता है, और बुक्स भी नहीं है, बुक्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बुक्स तो आप लोगों को डाउनलोड जो है वहां से अगर चाहें तो आपको बुक पूरी मिल सकती है। ये देखिए, मैं बुक जो है वो यहाँ अटैच करता हूँ, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि मोबाइल पे जो या लैपटॉप पे थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है, जबकि जो मैनुअल बुक होती है उसको बंदा आसानी से पढ़ लेता है। जी, ऑडिट इससे पहले पिछले सेमेस्टर में तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर इस दफ़ा मुझे कोर्स अलॉट होगा तो मैं ज़रूर पढ़ा दूँगा। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। हमारी जो यूनिवर्सिटी में मैडम हैं, वो
मुझे कोर्स अलाट करती हैं। अगर वो कोर्स अलाट करेंगी तो हम ज़रूर पढ़ाएँगे आपको। इससे पहले मैंने एक अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ाया है बीएस वालों को। पता नहीं वो आप लोगों की क्लास थी या कोई और क्लास थी। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, आप नहीं थे शायद कोई और थे। जी, लेकिन अभी मैंने आपकी क्लास से 2-1 हफ्ता पहले जो है वो अकाउंटिंग की एक क्लास को पढ़ाई है। पता नहीं वो कौन से सेमेस्टर वाले थे। ये जो बार-बार डिसकनेक्ट होती है, मुझे तो नहीं समझ आती कि डिसकनेक्ट क्यों हो जाती है। और ये जो इकरा बीबी हैं, आप कहाँ से पता नहीं बिलॉन्ग करती हैं? आपके एरिया में शायद सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम है। आप अक्सर कहती हैं आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारे लोग जो है मेरी बात सुन भी रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो आवाज़ ना आना ये आपकी तरफ इश्यू है। ये मेरी तरफ से इश्यू नहीं है। मेरी तरफ से जब इश्यू होगा तो आपको वहाँ मेरा जो माइक है, वो म्यूट नज़र आएगा। बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, वो आप प्रीवियस पेपर्स जो हैं, वो आपको मैं सेंड कर दूँगा। उसमें से आप देख लेना कि 7-8 क्वेश्चंस में से 5 एज़ यूजुअल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आपने वो पेपर्स जो हैं वो हल करने हैं। जी, मैं पेपर्स वग़ैरह बाकी सारी चीज़ें अभी चूँकि वर्कशॉप्स के दिन है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बनता कि मैं वो सारी चीज़ें क्लास में शेयर कर सकूँ। जब ये आपकी वर्कशॉप्स खत्म हो जाएँगी, तो फिर मैं आप लोगों को जो कुछ बाकी चाहिए होगा, तो वो आप ग्रुप्स में या मुझे टेक्स्ट मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो वो फिर मैं आप लोगों को क्लास में शेयर कर दूँगा। जो कुछ भी मुझे जहाँ से अवेलेबल होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जी, वेलकम मरियम। जी, मेहनत ज़रूर करें और मेहनत के साथ-साथ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अगर आप अच्छी जॉब ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में लेना चाहते हैं, मैनेजर पोस्ट पे फाइनेंस फाइनेंस ऑफ़िसर वग़ैरह, फाइनेंस की फ़ील्ड में, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। आपके जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपका जो इंटरव्यू वग़ैरह है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और कॉन्सेप्ट्स के लिए मेहनत चाहिए होती है। ये रोमानिया कॉन्सेप्ट्स के लिए थोड़ा-सा बार-बार डीपली स्टडी करना पड़ती है।
जी, ये NRC, आप किस डिपार्टमेंट की बात कर रही हैं? फिर तक कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ तो आ ही गया ना, तो फिर सारा समझ भी आ जाएगा। कुछ ना कुछ आप करें तो सही। वो एक मकूला है ना कि व्हेन यू स्टार्ट हाफ इज डन। आप शुरू तो करें, तो जब कोई स्टार्ट करता है तो समझे आधा काम हो गया। पेपर्स जब सारी वर्कशॉप्स एंड हो जाएंगी, उसके बाद होंगे। चलें जी, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन होगा। जी, इंशाल्लाह कल इंट्रोडक्शन होगा, आप सबका और हमारा।